नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं MKK पाठशाला में। मैं बता दूं कि एक क्लासेस मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक की गणित की क्लासेस से लेकर आ रहा हूं और ये क्लासेस रोज़ाना आपको रात के 8 बजे मिलते रहेंगे। तो आज मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूं कि आप गणित सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आवश्यक होता है कि उनसे संबंधित जानकारी सबसे पहले आपको दे दी जाए, ताकि जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें आपको पढ़ने में काफ़ी सुविधा और आसानी हो जाए। तो चलिए मैं बता दूं कि आखिर मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप कौन कौन से चैप्टर को मैट्रिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला जो चैप्टर आपको मिलेगा वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर से रिलेटेड चैप्टर आपको मिलेंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर की मैं बात करूँ तो सेकेंड चैप्टर में आपको बहुपद पढ़ने को मिलेगा, बहुपद यानी कि पोलोनोमियल्स। फिर उसके बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। फिर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, त्रिभुज, ट्रायंगल्स, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वृत्त, सर्कल, रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद सांख्यिकी में होगा स्टैटिस्टिक्स, प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार से इतने कुल मिलाकर के 15 चैप्टर आपको गणित के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको शुरुआत से लेकर के यानी कि जो पहला चैप्टर है इनका वास्तविक संख्या, इस पर बात करते हुए उसके बाद फिर आपको जो प्रश्नावली दिया गया 1.1 से उनके सभी सवालों को बताऊंगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि यहाँ जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं लिखा हुआ है ये क्या होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन से सवाल आपको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के अंतर्गत मिलेंगे। अब इसमें देखा जाए कि जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, उस पर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या को कुल 2 भागों में बांटा गया है। इसको हम 2 प्रकार में बांट देते हैं। सबसे पहला को हम रखते हैं दशमलव संख्या। उसके बाद इधर रखते हैं बिना दशमलव वाली संख्या। बिना दशमलव वाली संख्या, ठीक है। इस प्रकार से वास्तविक संख्या का 2 हिस्सा कर दिया गया। एक हुआ दशमलव वाली संख्या और सेकेंड क्या होगा, बिना दशमलव वाली संख्या। तो बिना दशमलव वाली संख्या किस प्रकार की हो सकती है? इसमें हो सकती है या तो 0 जो होगा, 0 क्या है, बिना दशमलव वाली संख्या है। उसके बाद 0 से जितने भी लेफ्ट की दिशा में बढ़ेंगे आने वाले सभी संख्या माइनस में ही होगी। तो यहाँ पर देखा जाए 0 के लेफ्ट हैंड में क्या होगा, -1, उसकी और लेफ्ट चले जाएँ तो -2, उसी और लेफ्ट जाएंगे तो -3। इसी प्रकार से हम अनंत तक जा सकते हैं, इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे डैश 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 लगा दिए। उसके बाद पता है जब भी 0 से राइट दिशा की तरफ जाते हैं तो हमेशा मान क्या होता है, प्लस में आता है, यानी कि +1 इनका मान होगा। नेक्स्ट +2, +3, +4, इसी प्रकार से अनलिमिटेड
ये भी अनंत तक जाएगा। तो जो ये सारी संख्याएं हैं, ये सभी संख्या बिना दशमलव वाली संख्याएं होगी। अब एक संख्या होता है पूर्णांक संख्या। देखा जाए पूर्णांक संख्या इन बिना दशमलव वाले संख्याओं में ही एक संख्या होती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को बोला जाता है इंटेजर्स नंबर्स, GERS, इंटेजर्स नंबर। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या का मतलब तो बिना दशमलव वाली संख्या के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती है, तो इस पर भी मैं बात कर लेता हूं। तो एक संख्या होती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं। ये क्या होती है? इनको बोला जाता है इंटेजर्स नंबर्स मतलब पूर्णांक संख्याएं। देखो, तो पूर्णांक संख्या जो होती है वो शून्य प्लस वाले सभी संख्याएं और माइनस वाले सभी संख्याओं को मिला करके हम पूर्णांक संख्या रूप दे सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिना दशमलव वाली जो संख्याएं होती है वह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो बिना दशमलव वाली कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शून्य भी है इनके श्रेणी में, और इसके बाद क्या माइनस वाला जितने भी संख्या अनंत तक होगी वो सभी संख्याएं, और साथ साथ प्लस वाले जो भी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो, इस सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम्स में जैसे आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, और तो इन सभी का जानकारी लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस में मिलेंगे। अगर आपकी जानकारी यहाँ पर नहीं रहेगी तो फिर क्वेश्चंस बनाने में आपको समस्याएं और दिक्कतें आ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जितने भी परिचय बन पड़ते हैं वो सभी आपको बता दूँ, ताकि आपका 100% और एक्यूरेट तैयारी हो सके। तो चलिए देखते हैं कि पूर्णांक संख्या को आपने समझ चुका है कि इसके अंतर्गत कुछ भी ऐसा संख्याएं जो दशमलव में नहीं हो और जो भिन्न के रूप में नहीं हो, वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो नेक्स्ट लेते हैं पूर्ण संख्या। ये सब को आप ध्यान से समझेंगे। पूर्ण संख्या इनको बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर। देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या का जो हिस्सा हम उसको यहाँ से लगा सकते हैं, शून्य से लेकर के प्लस वाले इन्फिनाइट तक, अनंत तक जो संख्याएं होती है, इनको क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। यानी कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत शून्य भी आ जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि शून्य, 1 2 3 4 5 6 करते करते अनंत तक जितनी भी संख्याएं आ सकती है वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत होती है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि ये बताओ कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होगी, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होती है वह शून्य होती है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पूर्ण संख्या के अंतर्गत जो होगा शून्य हो सकता है, 1 2 3, इस प्रकार से ये अनंत तक है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके अंतर्गत आ रहे हैं? पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन अगर दिया जाए आपको कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो क्या जवाब होगा? इसका शून्य होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो अनंत होगा, इनका कोई अंत नहीं है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट अगला कौन सी संख्याएं हैं। देखो, ये सारी जितने भी संख्याएं हम आपको बता रहे हैं ये सभी बिना दशमलव वाले के अंतर्गत ही आ रहा है। तो
उसके बाद एक होगा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को समझिए। प्राकृतिक संख्याएं का मतलब होता है कि अगर पूर्ण संख्याओं में से हम अगर शून्य को अलग कर दें तो जो संख्या बच जाएगी वही संख्या हो जाएगी प्राकृतिक संख्याएं। अर्थात एक से प्रारंभ होने वाली धनात्मक संख्याएं जो अनंत तक जाती हो, उसका अंत में तो उसके बड़ी संख्या में कोई उसका लिमिट है नहीं, अनंत तक जा सकता है। इसका मतलब हुआ एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं को प्लस वाली संख्या होनी चाहिए, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं? स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से, 1 2 3 4, इस प्रकार से etc चलते रहेगा। कहाँ तक? अनंत तक। अगर यहाँ पर दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो इनका भी पूर्ण संख्या की तरह ही अनंत ही होगा। तो ठीक है, इसके बाद और फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक संख्या होती है धनात्मक संख्याएं। आपने बहुत बार इनका नाम भी सुना होगा कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। नहीं, तो धनात्मक संख्याएं किसको बोला जाता है? धनात्मक संख्या का मतलब पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर का मतलब है, यदि या फिर धनात्मक संख्या के मतलब है ऐसा संख्याएं जिनका जो चिन्ह होता है वो प्लस का होना चाहिए। ऐसा संख्या जिसका चिन्ह क्या हो? प्लस का होना चाहिए, चाहे कुछ भी संख्याएं हो। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो प्लस की संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 1 2 3, यानी कि जीरो के दाएं साइड में जितनी भी संख्याएं आती है वो सारा संख्याएं प्लस चिन्ह के साथ होती है। लेकिन शून्य के बाएं तरफ आने वाली सभी संख्याएं माइनस चिन्ह के साथ आती है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक, यानी शून्य के जो राइट हैंड में जितनी भी संख्याएं आ रही है सबका सब संख्या धनात्मक संख्या कहलाती है। लेकिन शून्य के बाएं तरफ आने वाली सभी संख्याएं कौन सी संख्या हैं? इन संख्याओं को ऋणात्मक संख्याएं कही जाती है, नेगेटिव नंबर्स कही जाती है। तो बच गया बीच में कौन? एक शून्य। तो आखिर शून्य को किस श्रेणी में रखा जाए? उसे हम पॉजिटिव के अंतर्गत रखेंगे या फिर नेगेटिव के अंतर्गत रखेंगे? तो यहाँ पर शून्य अपने आप में एक पूर्णांक होता है। नहीं, इसको हम नेगेटिव संख्याएं भी बोल सकते हैं या नहीं तो पॉजिटिव संख्याएं भी बोल सकते हैं। दोनों को श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन इसका एक अपना स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक संख्याएं। तो पॉजिटिव के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या हो गई? 1 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस तरह की जितनी भी संख्या होगी जिनका चिन्ह क्या हो? प्लस का हो। आपको पता होगा कि जब किसी संख्या का कोई चिन्ह अगर डिसाइड नहीं होता है, क्लियर लिखा हुआ नहीं रहता है, तो उसको हम हमेशा प्लस में मानते हैं, पॉजिटिव में मानते हैं। तो इसका मतलब +1 +2 +3 +4 +5 और +6, ये सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं इनको बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स के अंतर्गत क्या होगा? इन संख्याओं का चिन्ह हमेशा माइनस में होगा। तो माइनस वाली कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है? तो शून्य के जो भी बाएं तरफ की संख्या, जैसे मैंने पहले बताया कि शून्य के बाएं तरफ जो संख्या होगी वो सभी संख्या माइनस का चिन्ह के साथ होगा। तो -1 -2 -3, इस प्रकार से माइनस का संख्या जो भी आ जाए, यानी -1 -2 -3 -4 अनंत तक आने वाली ये सभी संख्याएं क्या होती है? ये सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप
जो इस क्लास को देख रहे हैं इसे अवश्य ही समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा और भी कुछ संख्याएं आपको बताया जाएगा जो कि बिना दशमलव वाले संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसके अलावा और इसमें कौन कौन सी संख्याएं हो सकते हैं। अब इसमें देखा जाए कि एक क्या आ गया, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक क्या होती है? तो जैसे मैंने बताया कि शून्य पूर्णांक जो है वह ना तो ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत जाता है और ना ही धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत। वह खुद का एक नाम दिया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, हम शून्य पूर्णांक के नाम से जानते हैं। उसके बाद है ऋण या अभाज्य संख्याएं, यानी शून्य पूर्णांक के अंतर्गत 0 रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋण या अभाज्य संख्या क्या होती है। ऋण संख्या को ही अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसका आप एक बात याद रखेंगे कि ऐसा संख्या जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जिनका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। और 2 गुणनखंड में से एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा वह खुद होना चाहिए, तब बोलेंगे ऐसी वह संख्या जो अभाज्य संख्या हो। एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ। ऐसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, वह उससे पूरी विभाजित हो। और 2 गुणनखंड कौन कौन सी होनी चाहिए, 1 और वह खुद स्वयं, यानी कि वह संख्या जो भी रहेगा, एक तो वह खुद वह संख्या ही गुणनखंड के रूप में रहेगा और एक होना चाहिए, तब वह संख्या जो होगा अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे समझो, इसमें मान लिया जाए, सबसे पहले इनका कुछ लिख लेते हैं ताकि वो हम कुछ देर के लिए याद रहेगा। तो इनको लिख लो, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो लिखो ऐसी संख्याएं, लिखो ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो और वह गुणनखंड 1 और वह गुणनखंड 1 और वह संख्या खुद हो, और वह गुणनखंड 1 और वह संख्या खुद हो। यानी कि अब देखो, इसमें थोड़ा समझा जाए। जैसे मान लिया जाए एक संख्या लेते 3 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अर्थात इनको क्या करो इस प्रकार से, जैसे एलसीएम निकालते हैं, इनको फैक्टर करते हैं। तो एक किन से मतलब कि इसमें खाएगा, एक किससे कटने वाला है, तो डायरेक्ट ये 3 से ही काटेगा, दूसरा ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं। तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो इनका फैक्टर क्या निकल रहा है, एक 3 निकला और एक 1 निकला। यानी कि अगर मैं 3 के लिए पूछा था कि 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो जब मैंने इनका गुणनखंड किया तो यहाँ पे प्राप्त क्या हुआ, एक तो 3 निकला जो खुद है और एक क्या निकला, 1 निकला। तो मैंने क्या बताया, ऐसा संख्या जिनका गुणनखंड 2 ही होना चाहिए। 2 मतलब क्या हुआ, 3 और 1, 2 पीस गुणनखंड का हुआ। और इन 2 गुणनखंड में से एक तो बोले तो 1 होना चाहिए और दूसरी क्या होना चाहिए, दूसरी जो संख्या वह खुद होना चाहिए। तो मैंने 3 के लिए पूछा था, तो 3 ही तो एक उसका गुणनखंड हुआ। इसका मतलब हुआ 3 यहाँ पर एक अभाज्य संख्याएं होती है। थोड़ा 2 को देखा जाए, 2 कैसी संख्या है। तो जब मैं 2 को गुणनखंड के रूप में तोड़ता हूँ तो क्या प्राप्त हुआ, 2 और 1, यानी कि इनका भी सिर्फ 2 ही फैक्टर हुआ, जो 2 एक खुद है और 1 भी उनके साथ एक गुणनखंड के रूप में है। तो यहाँ पर 2 को भी हम अभाज्य संख्याएं कह सकते हैं। फिर देखा जाए आगे को 4 को ले लेते हैं। 4 को पता करो 4 ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो 4 को जब फैक्टर करेंगे तो 2 निकला, फिर से यहाँ पर कितना निकल गया, 1 निकल गया। यानी कि इनका जो फैक्टर है 2 है और 1 है। 3 निकल गया, तो ये तो ऐसे भी फॉल्स हो गया, क्योंकि गुणनखंड होने के, अभाज्य गुणनखंड होने के लिए उनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पर कितना निकल रहा है फैक्टर इनका, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर तो इनका 3 फैक्टर निकल गया। यानी तो इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से, 4 जो है 1 से भी डिवाइडेड है, 2 से भी है और किससे, और 4 से भी है ना। 4 1 से भी डिवाइडेड है, 2 से भी है और 4 से भी है। अगर 4 सिर्फ 1 से और 4 से विभाजित होता तो हम कह सकते थे कि 4 जो है एक अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर
4 2 से भी विभाजित हो रहा है ना, तो एक और वह खुद को छोड़ करके अगर कोई तीसरा गुणनखंड इसमें इन करता है तो समझ जाएंगे वह अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकती। ठीक है, उसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जांपल को भी ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं, हल्का सा दिमाग लगाओ इसमें कि 7 जो है गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जिस संख्या से वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यानी कि 7 का गुणनखंड या फिर 4 का गुणनखंड, चाहे जिसका भी गुणनखंड निकालें, तो गुणनखंड एक ऐसा संख्या होता है जिससे वह संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। अगर मैं बोलूँ 7 का गुणनखंड क्या होगा, तो 7 का गुणनखंड वही संख्या होगी जिससे 7 विभाजित होना चाहिए। तो 7 तो कोई भी संख्या दुनिया में वह हमेशा 1 से विभाजित होती ही है। तो चाहे किसी भी संख्या के बारे में हम बात करें, वह 1 से विभाजित होगी, यानी 1 हर संख्या का गुणनखंड होता है। इस वजह से 7 का गुणनखंड तो 1 होगा। और अगर मैं इसका दूसरे गुणनखंड की बात करूं, तो कोई भी संख्या अपने आप से विभाजित होती है, यानी दुनिया का हर संख्या वह अपने आप से क्या होती है, विभाजित हो जाएगी। तो 7 तो खुद से विभाजित होगी ही, तो 1 और 7 यानी 1 और वह खुद स्वयं, ये हर संख्या के साथ लागू होता है। लेकिन हमको चेक करना है कि इन दोनों के अलावे क्या कुछ ऐसा गुणनखंड और है, क्या कुछ ऐसा संख्याएं और है जिनसे 1 कटेगा या विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी संख्या ऐसा प्राप्त नहीं होती है जिनसे 7 विभाजित होगा। इसका मतलब 7 का सिर्फ यही 2 गुणनखंड ही बनकर रहेगा। इसका मतलब 7 कैसी संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्याएं हैं। उसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट संख्याओं को देखते हैं। जैसे 15 ले लेते हैं। 15 को देखा जाए, 15 कैसी संख्या है। अभी मैंने बताया कि दुनिया का कोई भी संख्या है वह 1 और खुद से अवश्य करता है, यानी इसका 2 गुणनखंड तो तय है, 1 और खुद 15। ठीक है, इसके अलावा क्या 15 और किसी से विभाजित है, तो खोजने पे पता चलेगा 15 जो है 3 से भी विभाजित हो जाती है, 15 5 से भी विभाजित हो जाती है। तो यानी कि 1 और स्वयं के अलावे भी यहाँ पर 2 गुणनखंड और हमें मिल रही है। तो क्या ये अभाज्य संख्या हो सकती है? अभाज्य संख्या होने की क्या शर्तें थी? इनकी बस यही शर्तें थी कि यह इन अपने खुद और 1 के अलावे किसी अन्य से विभाजित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं 1 से तो है, 15 से तो है, लेकिन 3 भी 1 निकल गया और 5 भी 1 एक्स्ट्रा गुणनखंड इनके साथ आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो 15 है अभाज्य संख्याएं कभी नहीं हो सकती, है ना। तो ये अभाज्य संख्या क्या होगा, नहीं होगा। हाँ, तो मैं इसका 1 का एग्जाम्पल लेता हूँ। अच्छा ये बताओ 1 जो है अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो 1 को मैं पता करूँगा कि 1 किससे विभाजित हो रही है। तो जब देखें तो 1 जो है 1 से तो विभाजित होगा। मैंने क्या बताया कि दुनिया का हर संख्याएं 1 और खुद से विभाजित होगा, तो 1 से तो विभाजित होगा ही। अगर मैं इसका खुद की बारे में बात करूं तो खुद भी तो ये 1 ही है ना, तो ये भी तो 1 ही से विभाजित होगा। तो इनका 2 गुणनखंड अलग अलग नहीं हो करके दोनों सेम निकल गया। सेम होने की कंडीशन में भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएँ होने के लिए इनका दोनों गुणनखंड अलग अलग होना चाहिए। एक तो 1 और वह खुद को लेते हैं तो ये खुद तो 1 ही है, तो दोनों मिला के क्या कर सकते हैं, इनका केवल 1 ही गुणनखंड निकला 1। तो ऐसा संख्या जिनका केवल 1 ही गुणनखंड हो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसका मतलब अभाज्य संख्या का जो शुरुआत हुआ कहाँ से हुआ, मैंने 2 को चेक करके बताया था इससे पहले कि 2 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का स्टार्टिंग 2 से होता है। 2 के बाद क्या होगा 3, उसके बाद क्या हो सकता है 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19, 23, नहीं, इस प्रकार से बहुत सारे संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि कम से कम 1 से लेकर के 100 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं आप उसको एक बार देख लो और उसे याद कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अभाज्य संख्याओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इसे 100 तक के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या होती है उसे अगर आप याद कर लेते हैं या फिर समझ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसान तरीक़ों से और चुटकियों में हल कर लेंगे। तो आपको चाहिए कि कम से कम 100 तक का संख्याएं आप याद रखें। तो 100 के ऊपर भी अभाज्य संख्या होती है, वहाँ थोड़ा सा आपको टफ होगा उसे पहचानने में कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो इनका एक विशेष रूल होता है जो मैं आपको बताऊँगा कि आखिर जब बड़े से बड़े संख्या आपको पूछा जाए और आपको दिया जाए कि इसे आप पहचानो या अभाज्य संख्या है या नहीं है,
तो ऐसा कंडीशन में आप उस नियम के माध्यम से चेक करेंगे कि यह संख्या आभास संख्या है या नहीं है, और नियम से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अवश्य बताऊंगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि आभास संख्याएं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या हो सकती है। जैसे मैंने आपको आभास संख्याएं चेक करने के लिए नॉर्मली बता दिया, जो भी बेसिक टाइप्स के होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहला जो आभास संख्या की शुरुआत हुई थी किससे, 2 से हुआ था। 2 के बाद क्या था, 4 नहीं था, 3 था। उसके बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 7 7 8 9 10 11, इसी प्रकार से 13 17 19 23 24 25 26 27 29, इस प्रकार से ये जो है आभास संख्या चलेगा, बहुत सारा होगा, है ना। तो एग्जाम्स में कई बार आभास संख्या से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि अच्छा बताओ कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे छोटी आभास संख्याएँ 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। और ये भी पूछता है कि कौन सी ऐसी आभास संख्याएँ जो सम संख्या हैं। सबसे छोटी और सम आभास संख्या अगर कोई है तो वह कौन सी संख्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। अभी मैं सम संख्या के बारे में बताया नहीं हूँ, मैं बताऊँगा आगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि सबसे छोटी सम आभास संख्या कौन सी होगी, तो 2 होगी, ठीक है, क्योंकि सम से संबंधित क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब यहाँ पर है नेक्स्ट देखा जाए तो सह आभास संख्या। कौन सी संख्या है, सह आभास संख्या। सह आभास संख्या को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। कोई प्राइम नंबर का मतलब हो गया सहआभास संख्याएं। सहआभास संख्या का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ जो है हमेशा 1 निकलता है। क्या हुआ, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ यानी कि मस क्या निकलेगा, हमेशा 1 निकलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वह संख्याएं सहआभास संख्या होती है। जैसे थोड़ा सहआभास संख्या के बारे में समझा जाए। अगर मैं बोलूँ इसमें कि 2 और 3 ये कैसा संख्या है, क्या क्या लिख दिया, 2 और 3 कैसी संख्याएं हैं, तो इस ये पता करने के लिए कि यह सहआभास संख्या है या नहीं, क्योंकि सहआभास संख्या एक अकेला नहीं हो सकती, जब भी होगा कंबाइंड रूप में होगा, हमेशा जोड़े में होगा। तो जोड़ा मतलब 2 और 3 का मैंने एक जोड़ा आपको दिया और मैं पूछा कि बताओ कि यह सहआभास संख्या होगी या फिर नहीं होगी। इनके लिए क्या करो, इन दोनों के एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ आपको पता है एचसीएफ कैसे निकलता है, इस प्रकार से निकालते थे पहले भी। इनका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या निकलेगा 2 × 1, इसका क्या निकलेगा 3 × 1। तो ये इनका एचसीएफ क्या प्राप्त होगा, एचसीएफ मतलब इनका जो मासा निकलेगा कितना निकलेगा, तो मासा संख्या वही निकलता था जो गुणनखंड दोनों में कॉमन पाया जाता था। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 का गुणनखंड और 3 के गुणनखंड में कौन सी ऐसी गुणनखंड है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या निकला 1। तो हम बोल सकते हैं ये 2 और 3 जो है ये आपस में सहआभास संख्याएं हैं, है ना। तो सहआभास संख्या पता करने के लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर एचसीएफ की आंसर 1 निकला तो आप समझ जाओ वह संख्याएं सहआभास संख्याएं होगी। कई बार क्वेश्चंस में ऐसे दिया हुआ रहता है कि सहआभास संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5, ना। तो आप किस में टिक लगाएंगे, 1 में, क्योंकि सहआभास संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अब चलो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं और मैं आपको बोलूँ कि 10 और इसका 15, ये बताओ ये जो जोड़ा है क्या यह सहआभास संख्या है 10 और 15। तो 10 को जब फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा 2 × 5, और जब 15 का फैक्टर करेंगे क्या निकलेगा 5 × 3, ठीक है। तो इनमें देखा जाए तो 5 दोनों में कॉमन मिल गया, तो इनका एचसीएफ क्या निकला, इनका एचसीएफ 5 निकला। तो इनका तो एचसीएफ 1 प्राप्त हुआ नहीं। तो ऐसा संख्या जिसका एचसीएफ 1 नहीं निकलता हो वह संख्या सहआभास संख्या नहीं होती है। इसका मतलब 10 और 15 सहआभास संख्या नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं, ये बताई जाए 17 और 18, इनका बोलो कि यह क्या आभास संख्या है या नहीं है। तो 17 का जब, एक मिनट, क्या था संख्या 17 और 18, 17 और 18 कैसी संख्या है, आभास संख्या है या फिर नहीं है।
तो 17 का जब हम फैक्टर करें तो क्या निकलेगा, 17 इंटू 1, नहीं कुछ तो 1 लगा देते पीछे में। 18 करने से क्या निकलेगा, 2, 3 इंटू 3, पीछे में नहीं कुछ रहेगा तो 1 तो लगा ही सकते हैं, है ना। तो इसमें जब देखा जाए तो 17 वाले लाइन में और 18 वाले लाइन में कौन से ऐसे गुणनखंड है जो कॉमन है, जो दोनों में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा निकल रहा है और कुछ तो है नहीं। तो यानी कि इनका एचसीएफ क्या निकलेगा, इनका एचसीएफ 1 निकलेगा। तो हम बता सकते हैं कि जो 17 और 18 संख्या है ये क्या है, ये दोनों जो संख्या हैं सहभाज्य संख्या हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएँ इनको पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्योंकि ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में, टेस्ट में मिलेंगे। जब मैं आपको टेस्ट लूँगा तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आप अगर किसी भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि सहभाज्य से अभाज्य से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इनको आप लिख लो सहभाज्य संख्या के बारे में कि ऐसी संख्याएँ, क्या लिखना है, ऐसी दो संख्याएं जिनका या जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो सहभाज्य संख्या कहलाती है। 1 हो, क्या 1, जिसका एचसीएफ 1 हो क्या होगा, सहभाज्य संख्याएं या सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, सहभाज्य संख्या में क्या हो गया, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो वह सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। उसके बाद हो गया जुड़वां अभाज्य संख्याएं, है ना। जुड़वां अभाज्य संख्याएं क्या होती है, देखो जुड़वां अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि इसमें तो अभाज्य संख्या होगा ही और दोनों ही संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और इनका एक शर्त है क्या होने के लिए, जुड़वां अभाज्य संख्या होने के लिए एक शर्त है। इनका शर्त यह है कि ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या तभी कही जाएगी जब इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, है ना। जब इन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होगा तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या जुड़वां अभाज्य संख्या है। जैसे कि 5 और 7 क्या है, 5 और 7, 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। अगर मैं इनके बीच का अंतर की बात करूं तो इनके बीच का कितना अंतर है, 2 का अंतर है। यानी कि 5 और 7 कैसी संख्या हुआ, यह एक जुड़वां अभाज्य संख्या है। देखो 5 और 7 को हम सहअभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं क्योंकि सहअभाज्य संख्या का पूरा शर्त ये फॉलो कर रहा है। उसका क्या शर्त था, उनका शर्त यही था कि इनका एचसीएफ 1 निकले। तो इनका एचसीएफ तो 1 निकलेगा ही अगर हम निकालने जाएंगे तो, क्योंकि यह संख्या किसी से आपस में कट ही नहीं रहा है। साथ ही साथ इनका बीच का अंतर 2 निकला, इसका मतलब इसे हम जुड़वां अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर और एग्जांपल दिया जाए तो 11 और 13 को लो, 11 और 13 दोनों खुद अभाज्य संख्याएँ हैं और इनके बीच का अंतर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर भी 2 का अंतर निकल रहा है। इसके अलावा आपको और 17 और 19 को देखा जाए, 17 और 19 को देखा जाए तो ये दोनों संख्याएं भी कैसी संख्या हैं, ये दोनों संख्याएं भी जुड़वां अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 के बराबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो भी संख्याएं अभी आप लोगों को बताई गई है इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझे होंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीक़ों से आपको हर चीज़ को समझाया जाए ताकि आप भली भांति हर चीज़ को समझ पाए। तो इसके अलावा भी बिना दशमलव वाली संख्या में कुछ संख्याएं होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक पहले आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो।
इसके बाद एक संख्या होती है सम संख्या। कौन संख्या होगी? सम संख्या। सम संख्या को बोला जाता है इवन नंबर। इवन नंबर है ना, इवन नंबर। तो सम संख्या के बारे में थोड़ा समझो। सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो 2 से हमेशा विभाजित होती है। क्या होती है? सम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो हमेशा 2 से विभाजित होती है। जैसे इनको अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि ऐसी संख्याएं, डायरेक्ट लिख लेते हैं कि यह जो है यह 2 से क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। वह लंबा चौड़ा लिखने का क्या फ़ायदा है? नहीं, जितना शॉर्ट किया जाए उतना बेहतर है। यह 2 से विभाजित है, बस। तो सम संख्या का मतलब ये समझ लो कि यह हमेशा 2 से क्या होती है? विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो हम बोल सकते हैं 2 तो खुद 2 से विभाजित है, यानी कि 2 एक सम संख्या होगी। उसके अलावे 4 हो सकता है, 6, 8, 10, 12 ETC चलेगा इसका कल फिर लंबा। यानी कि सम संख्या की जो शुरुआत है वह कहाँ से होगी? 2 से होगी। और सबसे छोटी सम संख्या अगर पूछा जाए तो क्या हो सकती है? तो सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पर देखें तो 2 होगा। नहीं तो कई बार एग्जाम्स में हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाए कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 2, क्योंकि सम संख्या की शुरुआत ही 2 से होती है। प्रारंभिक सम संख्या या फिर सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। और बड़ी किससे बड़ी की बात करें तो बड़ी का तो अनंत है ही नहीं, वो मतलब कि वो हमेशा अनंत तक जाएगा। इसके अलावे और देखा जाए एक संख्या होती है विषम संख्या है। विषम संख्या, इनको बोलते हैं ऑड नंबर, है ना। ऑड नंबर क्या होती है? तो विषम संख्या का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? सम संख्या का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? विषम संख्या होती है। विषम संख्या का मतलब हो गया ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे इनको लिख लो। इनको क्या लिखना पड़ेगा? यह जो है यह 2 से विभाजित नहीं होती है। विषम संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से इसका और भी करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं अनंत तक। इसका मतलब विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होगी। तो सबसे छोटा विषम संख्या कौन सा हो गया? 1 होगा। सबसे बड़ा विषम संख्या क्या होगा? कोई सीमा नहीं इसका, है ना। तो इसके अलावा और क्या रह गया आपका? हाँ, एक रह गया भाज्य संख्या। भाज्य को यौगिक बोला जाता है। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या इनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो अयौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या, इससे पहले मैंने आपको बताया था रूट संख्या या फिर अभाज्य संख्या। तो लग रहा है भाज्य अभाज्य कहीं ना कहीं दोनों आपस में मिला जुला सा नाम लग रहा है। तो जो मिला जुला नाम रहेगा उसका बिल्कुल उल्टा वो होता है। जैसे सम विषम एक दूसरे का अपोजिट था, उसी प्रकार से भाज्य अभाज्य एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। यानी कि जो अभाज्य नहीं होगा तो वह भाज्य हो जाएगा, और जो सम नहीं होगा तो वह विषम हो जाएगा। नहीं, तो इस प्रकार से इनको हम कह सकते हैं। तो थोड़ा देखा जाए भाज्य संख्या को कैसे पहचाने या फिर ये होता क्या है। तो जैसे भाज्य संख्या का जो स्टार्टिंग होगा कहाँ से होगा? 4 से होगा।
भाज्य संख्या का स्टार्ट कहाँ से होता है? 4 से होता है। क्यों? देखा जाए, क्योंकि जब हम 4 का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड किसको बोलते हैं? जिससे 4 पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इससे पहले मैं बताया था कि दुनिया का हर संख्या 1 और 100 से तो विभाजित होती ही है। तो 1 से भी विभाजित होगी और किससे होगी? 100, यानी खुद 4 से तो होगा ही। इसके अलावा 4 2 से भी तो विभाजित है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 4 का जो गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, किससे हो? 2 से अधिक हो, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। और जिनका गुणनखंडों की संख्या केवल 2 था, 1 और 100, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते थे। अगर इनमें 1 और 100 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड भी शामिल हो गया तो हम कहेंगे यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, अर्थात यह संख्या एक अभाज्य संख्याएँ होगी। तो हम कह सकते हैं यह संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी यह संख्या जो भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर 4 में भी देख रहे हैं कि 4 का जो अभाज्य संख्या 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है उसका गुणनखंड के रूप में। इसका मतलब जो है 4 कैसी संख्या होगी? एक भाज्य संख्याएँ कहलाएगी। इसके अलावा और देखा जाए तो 5 तो भाज्य होगा नहीं, तो 6 को ले लेते हैं। 6 का गुणनखंड देखते हैं। 6 का गुणनखंड में 1 निकलेगा, 6 तो रहेगा ही। इसके अलावा क्या निकला? 3 भी निकल गया और 2 भी निकल गया। तो 1 और 100 के अलावा इसमें 2 गुणनखंड एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकती। तो क्या हो गया? यह भाज्य संख्या हो गई। 6 के बाद 7 नहीं हो सकता, 8 होगा। 8 को देख लेते हैं। 8 में कौन कौन सा हो सकता है? 1 होगा, 8 तो खुद होगा गुणनखंड के रूप में, 2 भी होगा, 4 भी होगा, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब हुआ 8 में भी गुणनखंड 1 और 100 के अलावे तीसरा इसमें कदम रख दिया। तीसरा व्यक्ति ने इसमें क्या किया? छलांग लगा दिया गुणनखंड के रूप में। यानी अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाज्य संख्याओं भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस पर आप 2 पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख लो इसमें भाज्य संख्या में कि ऐसी संख्याएं, चलो डायरेक्ट इसमें कर देते हैं हम। इसमें जो है, इसमें गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। किसमें? इसमें जो गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होगी भाज्य संख्याएं में। तो इस प्रकार से अभी आपने बिना दशमलव वाली संख्याएं किस प्रकार की हो सकती है, इसका मैंने सारा विवरण आपको दिया। अभी आपके पास क्या बच रहा है? दशमलव वाली संख्याएं बच रहा है। तो देखते हैं दशमलव वाली संख्या भी, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हो सकती है। दशमलव वाली संख्या के अंतर्गत भी 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक होता है शांत दशमलव। क्या होगा? शांत दशमलव। शांत दशमलव के अंतर्गत एग्जाम्पल किस प्रकार का होगा? इसका होगा जैसे कि 0.5, 3.8, 2.7, इस प्रकार की जो संख्या होंगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शांत दशमलव। इसमें और एक्स्ट्रा भी कुछ लगा सकते, 2-4 अंक, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जब इनको दशमलव के रूप में लाया गया तो इनका यहाँ पर अंत हो चुका है, इनसे आगे दशमलव की प्रक्रिया नहीं हुई। जैसे कि मान लो कि अगर हम 8 में 5 से भाग करते हैं, ठीक है, 8 में किससे भाग करेंगे? 5 से भाग करेंगे, तो क्या निकलेगा? 5 से देंगे 8 में, 5 एक बार में जाएगा, 3 जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पर लगेगा पॉइंट, 5 6 के 30, क्या निकल गया? 1.6, यानी 1.6। 1.6 के बाद जो भाग की प्रक्रिया है तो पूरी तरह से बंद हो गया, समाप्त हो गया, शांत हो गया, रुक गया। यानी अब इनसे आगे दशमलव की प्रक्रिया नहीं हो सकती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 1.6 है ये शांत दशमलव की श्रेणी में आता है।
इसी प्रकार जितना भी यहाँ पर आप देख रहे हैं 2.746, 3.8, 0.5 वो इसी प्रकार की प्रक्रिया से निकला हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ये सभी संख्याएं शांत दशमलव के श्रेणी में जाएगी। इसके बाद और इनका क्या कौन सा टाइप हो सकता है, इस पर बात करते हैं। इनका दूसरा टाइप होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अशांत दशमलव में दो श्रेणी होता है। अशांत दशमलव में क्या होता है, दो पार्ट होता है। नंबर 1 अशांत अशांत आवर्त और एक होता है अशांत अनावर्त, ठीक है। अशांत आवर्त और अशांत अनावर्त ये इनका दो पार्ट होता है। अब देखते हैं कि अशांत आवर्त में क्या होगा और अशांत अनावर्त में क्या होता है। अशांत आवर्त के अंतर्गत आपको मिलेगा, जैसे कि कोई संख्या मान लो कि 3 इसके अंदर 3.33333 चलेगा, यानी इनका अंत नहीं हुआ, कहने का मतलब ये अशांत है। तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और 0.3 पे क्या 3.3 पे क्या कर सकते हैं, रैकरिंग लगा सकते हैं 3 के ऊपर। चाहे संख्या इस रूप का हो या संख्या इस रूप का हो, इन दोनों संख्याओं को क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। लेकिन अशांत के अंदर भी दो भागों में इसे बांटा गया है। एक को बोलेंगे अशांत आवर्त, दूसरे को अशांत अनावर्त। तो इस तरह का जो संख्याएं होगी, जो एग्जाम्पल होगी, जो कि एक लिमिट मतलब कि जिसमें कोई फिक्स संख्या रिपीट होगा। ये भी क्या है, इसमें 252525 का रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 4.25 क्या हुआ, एक अशांत और आवर्त श्रेणी का ये दशमलव प्रसार है। लेकिन अगर हम अशांत की बात करें, अशांत अनावर्त की बात करें, तो इसमें कुछ